नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे हैरान करने वाली, सबसे परेशान करने वाली खबर हैदराबाद से आई। आज तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को हैदराबाद की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। लोअर कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश भी दे दिया। पुलिस ने भी बिना देर किए अल्लू अर्जुन को चंचनगुड़ा जेल पहुंचा दिया। इस खबर से पूरे देश में हलचल हो गई। हालांकि शाम को अल्लू अर्जुन को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन जिस अंदाज में उनकी गिरफ्तारी हुई, जिस स्पीड से उनकी गिरफ्तारी हुई, लोअर कोर्ट का जिस तरह से आदेश आया, आनंद फानन में जिस तरह से उन्हें जेल भेजा गया, उसने सबको चिंता में डाल दिया। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 जबरदस्त हिट हुई है। उसका सीक्वल पुष्पा 2 कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है, लेकिन फिल्म की शुरुआत बुरी हुई थी। पिछले हफ्ते रिलीज से एक दिन पहले पुष्पा 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। बड़ा दुखद था। पुलिस ने थिएटर के मैनेजर और मालिक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आज अचानक पुलिस ने इस केस में अल्लू अर्जुन को भी अरेस्ट कर लिया। हैदराबाद पुलिस के इस एक्शन पर बहुत सारे सवाल उठे। फिल्म की स्क्रीनिंग की परमिशन पुलिस से ली गई थी, सुरक्षा के इंतजाम पुलिस ने किए थे। स्क्रीनिंग के वक्त क्राउड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थिएटर की होती है। क्राउड को कंट्रोल करने का जिम्मा प्रशासन का होता है। तो फिर इसमें फिल्म स्टार को गिरफ्तार क्यों किया गया? और अगर पुलिस ने अरेस्ट किया था तो यह जमानती अपराध है। लोअर कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजने का आदेश किस आधार पर दिया? अगर पुलिस के केस में दम था तो हाई कोर्ट ने थोड़ी ही देर में लोअर कोर्ट के फैसले को खारिज क्यों किया? अल्लू अर्जुन को जमानत क्यों दे दी? बहुत से लोगों के मन में सवाल है, क्या अल्लू अर्जुन किसी सियासी दुश्मनी का शिकार हुए? क्या तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार ने अल्लू अर्जुन को सरकारी ताकत का ट्रेलर दिखाया? इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे आज की बात में। और जिस महिला की मौत के केस में अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किया गया, उस महिला के पति ने क्या कहा, यह भी देखने की जरूरत है। लेकिन पहले आपको बताता हूं कि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को लेकर आज दिन भर हैदराबाद में कैसा हंगामा हुआ। वैसे आज अल्लू अर्जुन के लिए सेलिब्रेशन का दिन था, क्योंकि उनकी फिल्म पुष्पा 2 ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पुष्पा 2 एक हफ्ते में 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। सुपर हिट है। भारत में इस फिल्म ने 700 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है और इनमें से 400 करोड़ का बिजनेस अकेले हिंदी मार्केट से हुआ है। लेकिन अल्लू अर्जुन फिल्म की सफलता को सेलिब्रेट नहीं कर पाए, क्योंकि उनका पूरा दिन पुलिस कस्टडी में बीता, अदालतों के चक्कर काटते काटते बीता। हालांकि हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिल गई है, लेकिन इस दौरान करीब 10 घंटे तक हैदराबाद में जबरदस्त हलचल रही। आज सुबह अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी भी बड़े नाटकीय अंदाज में हुई। दोपहर करीब 12 बजे हैदराबाद पुलिस की एक टीम जुबली हिल्स इलाके में अल्लू अर्जुन के घर पहुंची। अल्लू अर्जुन उस वक्त बेडरूम में थे, चाय पी रहे थे। पुलिस सीधे बेडरूम में पहुंची और उन्हें साथ चलने को कहा। अल्लू अर्जुन ने इसका विरोध नहीं किया। चाय का कप लिए ही पुलिस के साथ चल दिए। इस दौरान अल्लू अर्जुन पूरी तरह से कूल थे, काम रहे। उनकी वाइफ स्नेहा रेड्डी भी उनके साथ थी। अल्लू अर्जुन ने उन्हें गुड बाय किया और पुलिस के साथ चले गए। सबसे पहले उन्हें चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन ले जाया गया। तब तक पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की बात कंफर्म नहीं की थी, लेकिन जब पुलिस मेडिकल कराने के लिए उन्हें उस्मानिया हॉस्पिटल ले गई तो यह कंफर्म हो गया कि अल्लू अर्जुन को अरेस्ट कर लिया गया है। मेडिकल के बाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन को नामपल्ली कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर फौरन अमल किया। अल्लू अर्जुन को जेल भी पहुंचा दिया। इस बीच अल्लू अर्जुन के वकील हाईकोर्ट भागे। हाईकोर्ट ने केस की फाइल देखी और 50,000 के पर्सनल बॉन्ड पर अल्लू अर्जुन को जमानत दे दी। Already he is a very famous hero. There is no involvement. अल्लू अर्जुन बहुत फेमस एक्टर हैं। इस घटना में उनकी सीधी भूमिका नहीं है।
पुलिस ने भी कोर्ट में कहा है कि उनके खिलाफ इस घटना में सीधे तौर पर शामिल होने के कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 105 लगाई है, जो गैर इरादतन हत्या से जुड़ी है। वो इस मामले में एप्लीकेबल नहीं है। अल्लू अर्जुन पर यह धारा लगाने का कोई मतलब नहीं था। कोर्ट ने हमारी बात सुनी। उनके सामने अरुण स्वामी का केस भी उदाहरण था। सारी दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। As per the Arun Justice Gurun Swamy, सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को जमानत तो मिल गई है, लेकिन उनके अरेस्ट को लेकर काफी कड़े रिएक्शन आए। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने, लीगल एक्सपर्ट्स ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को पुलिस का ओवर रिएक्शन बताया, क्योंकि जिस केस में अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया उसमें उनका कोई सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 5 दिसंबर को अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 रिलीज होनी थी। इससे एक दिन पहले 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में पुष्पा की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। अल्लू अर्जुन ने यह अनाउंस किया हुआ था स्पेशल स्क्रीनिंग के मौके पर वो खुद संध्या थिएटर में आएंगे, इसलिए बड़ी संख्या में उनके फैंस वहां पहुंच गए। स्पेशल स्क्रीनिंग की परमिशन प्रशासन से ली गई थी। इसकी एडवांस में पुलिस को जानकारी दी गई थी। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए थे, लेकिन अल्लू अर्जुन को देखने के लिए संध्या थिएटर की बालकनी में बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। फैन बेकाबू हो गए, भगदड़ मच गई। 39 साल की रेवती भी अपने पति और 2 बच्चों के साथ वहां मौजूद थी। वो भी अल्लू अर्जुन की फैन थी। भगदड़ में रेवती और उनके बेटे घायल हो गए और हॉस्पिटल में रेवती की दुखद मौत हो गई, जबकि उनका बेटा अभी भी हॉस्पिटल में है। रेवती के पति की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। आज उसी केस में अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किया गया। हालांकि इस हादसे के बाद अल्लू अर्जुन ने रेवती के घर वालों से हाथ जोड़कर माफी मांगी और मदद के तौर पर 25 लाख रुपए भी उन्हें दिए। आज अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की खबर आई तो रेवती के पति भास्कर ने भी हैरानी जताई। भास्कर ने कहा, इस हादसे में अल्लू अर्जुन की कोई गलती नहीं है, उसकी कोई भूमिका नहीं है। अगर पुलिस उनके खिलाफ एक्शन लेगी तो वो अपनी शिकायत वापस लेने को तैयार है। నా కొడుకు మూవీ చూస్తా అంటే ఆ రోజు సంధ్యా థియేటర్లో अल्लू अर्जुन को देखने की इच्छा मेरे बेटे ने जताई थी, इसलिए हम थिएटर गए थे। इसमें अल्लू अर्जुन की कोई गलती नहीं है। मैं केस वापस लेने को तैयार हूँ। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बारे में पुलिस ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने मोबाइल में ये खबर देखी। अल्लू अर्जुन की कोई गलती नहीं है। मैं केस वापस लेने के लिए भी तैयार हूँ। అర్జున్ అరెస్ట్ అయ్యాడని रेवती के पति भास्कर आज कह रहे हैं कि इस हादसे में अल्लू अर्जुन की कोई गलती नहीं थी और वो केस वापस लेने को तैयार हैं। उनकी शिकायत पर ही चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में अल्लू अर्जुन उन्हें सिक्योरिटी देने वाली प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी और थिएटर के मालिक के खिलाफ केस फाइल किया गया था। इन लोगों ने बीएनएस की दफा 105 यानी गैर इरादतन हत्या, 118(1) यानी जानबूझकर चोट पहुंचाना और बीएनएस से सेक्शन 35 यानी सार्वजनिक सभा पर सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का केस दर्ज किया गया। इस मामले में चिक्कड़पल्ली पुलिस ने थिएटर के मालिक संदीप, मैनेजर नागराजू और बालकनी के सुपरवाइजर को पहले ही अरेस्ट कर लिया है। ये तीनों जेल में हैं। आज अल्लू अर्जुन को भी अरेस्ट करके लोअर कोर्ट ने तो उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की। यह मामला टिका नहीं। हाई कोर्ट में अल्लू अर्जुन के वकील ने कहा उन्होंने तो 2 दिसंबर को ही संध्या थिएटर में होने वाले कार्यक्रम के बारे में पुलिस को बता दिया था, पुलिस से परमिशन ले ली थी, एसीपी ने रिटर्न में मंजूरी दी थी, घटनास्थल पर पुलिस मौजूद थी। ऐसे में यह आरोप लगाना ठीक नहीं है कि अल्लू अर्जुन को हादसे का अंदाजा पहले ही लगा लेना चाहिए था। हाई कोर्ट की जज ने भी कहा अल्लू अर्जुन तो एक्टर हैं, उन्हें कैसे अंदाजा होता कि वहां पर क्या होने वाला है। पब्लिक प्लेस पर कार्यक्रम के दौरान क्या हो सकता है, इसका अनुमान लगाने का काम पुलिस का होता है। अपनी नाकामी के लिए पुलिस दूसरों को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकती है, ये सारी बातें हाईकोर्ट की जज ने कही और इसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। अल्लू अर्जुन को जिस तरह से अरेस्ट किया गया उससे तेलुगु ही नहीं बल्कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी हैरान हैं।
वरुण धवन ने कहा इस तरह के हादसे के लिए एक्टर को जिम्मेदार ठहराना गलत है। वरुण धवन भी आज अपनी फिल्म बीबी जॉन के प्रमोशन के लिए जयपुर में थे। वरुण धवन ने कहा कि उनके प्रमोशनल इवेंट के लिए थिएटर के मैनेजमेंट ने पुलिस और प्रशासन से परमिशन ली हुई है। अपनी तरफ से सिक्योरिटी के एहतियातन इंतजाम भी किए हैं। अगर फिर भी कुछ हादसा हो जाए तो इसके लिए एक्टर को जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है? आई फील जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है वो हर चीज एक एक्टर सिर्फ अपने ऊपर नहीं ले सकता है। वी कैन टेल पीपल अराउंड अस, जैसे कि हम लोग अभी मैं इसी के बात कर सकता हूँ। सिनेपोलिस ने बहुत अच्छा प्रबंध किया है यहाँ पे एंड वी आर ग्रेटफुल टू देम ऑन दैट। एंड जो हादसा हुआ है वो बहुत दर्दनाक है। वेरी सॉरी, सेंड माई कंडोलेंसेस, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो आप ब्लेम है सिर्फ एक इंसान पे नहीं डाल सकते। फिल्म प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने कहा अल्लू अर्जुन जिस तरह के इवेंट के लिए संध्या थिएटर में गए थे वो तो ट्रेडिशन है। एक्टर और फिल्म की टीम इसी तरह प्रमोशन करती है, ऑडियंस का रिएक्शन देखती है। ऐसे में जिस तरह अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया वो सरासर गलत है। वो एक फिल्म एक्टर है, जिनकी फिल्म रिलीज हुई, एक्टर्स जाते हैं थिएटर्स में फिल्म को प्रमोट करने के लिए, पब्लिक का रिएक्शन देखने के लिए। तो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन जो बहुत बड़ा स्टार है, जो फिल्म का रिएक्शन देखना चाहता है, हर एक्टर चाहता है, हर टेक्नीशियन चाहता है जब उसकी फिल्म रिलीज होती है कि थिएटर में लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। वो चलते चलते चला गया थिएटर में। अब ये हादसा हो गया, ये एक्सीडेंट हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गलत हुआ, लेकिन इसकी तोहमत या इसका एक्यूजिशन या इसका ब्लेम अल्लू अर्जुन पे लगाना ये बहुत ही गलत बात है। मुझे लगता है कि ओवर रिएक्शन है। और जबकि अल्लू अर्जुन ने कंपनसेशन भी दिया हुआ है जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। मनी, पैसा किसी की डेथ को नहीं तोल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि रेवती जिनकी डेथ हुई है, अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है, उनके हस्बैंड जो भास्कर जी हैं, उन्होंने अपील किया है कि मैं केस वापस लूँगा, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि इसका ब्लेम, इसकी जो डेथ का कारण है वो अल्लू अर्जुन नहीं हो सकते। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हिंदी फिल्मों के जाने माने एक्टर रजा मुराद ने कहा कि अल्लू अर्जुन को उनकी लोकप्रियता की सजा मिल रही है। रजा मुराद ने पते की बात की। उन्होंने कहा कि पॉपुलर होना कोई गुनाह नहीं है। अगर सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के लिए पब्लिक में क्रेज है, बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने पहुंचते हैं, ये बात पुलिस भी जानती है, तो फिर पुलिस ने सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए? एक्टर का क्या कसूर है? थिएटर की जिम्मेदारी जो है थिएटर के एडमिनिस्ट्रेशन की, वो तो एक्टर के हाथ में नहीं है। अगर भगदड़ मची है तो उस क्राउड को कंट्रोल करना तो एक्टर का काम नहीं है। अब अगर यही वजह है गिरफ्तारी की, तो ये वजह मेरी समझ से बाहर है। बहुत सी फिल्में हिट होती हैं, बहुत क्राउड जमा होता है, कई बार पुलिस को माइल्ड लाठीचार्ज भी करना होता है, तो इसमें एक्टर कहाँ से आ गया, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। तो लोकप्रिय होना तो कोई जुर्म नहीं है, हिट फिल्म में काम करना कोई जुर्म नहीं है, क्राउड एक्टर इकट्ठा नहीं करता। क्राउड जो है फिल्म की लोकप्रियता होती है, एक्टर की लोकप्रियता होती है, उससे क्राउड आता है। तो लोकप्रिय होना जो है वो तो कोई जुर्म नहीं है। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों हुआ है। अल्लू अर्जुन कितने बड़े सुपरस्टार हैं, कितने लोकप्रिय हैं, इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 थिएटर्स में धूम मचा रही है। यह फिल्म ओरिजिनली तेलुगु में बनी, हिंदी में डब की गई, लेकिन इसने हिंदी फिल्मों के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड हो या फिर बिगेस्ट वीक का, सारे रिकॉर्ड पुष्पा 2 ने अपने नाम कर लिए हैं। महज 9 दिन में सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की इस फिल्म ने भारत में 700 करोड़ और दुनिया भर लगाएं तो 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। इसी फिल्म के पार्ट 1 के लिए अल्लू अर्जुन ने बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड जीता था और वो राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के पहले एक्टर हैं। बीजेपी के एमएलए टी राजा सिंह ने कहा कि कांग्रेस को हर उस चीज से चिढ़ है जिससे देश का और संस्कृति का सम्मान बढ़ता है।
संध्या थिएटर के जो मालिक है उन्होंने एक लेटर अभी इशू किया। संध्या थिएटर के मालिक का यह कहना है कि हमने अल्लू अर्जुन और हीरो हीरोइन डायरेक्टर सभी लोग आने वाले हैं, ऐसे हैदराबाद सीपी कमिश्नर को ऑलरेडी लेटर दे चुके थे, इंटीमेशन दे दिया गया था। इंटीमेशन देने के बाद में अगर पुलिस फोर्स व्यवस्था के लिए नहीं आती है तो किसकी गलती है? मैं आज मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से पूछना चाहता हूं, क्या हीरो की गलती है? क्या हीरोइन की गलती है? किसकी गलती है? मुख्यमंत्री जी आप बताइए। आपका स्टेटमेंट आया कि कानून सबके लिए एक बराबर, कहां है? किधर है आपका कानून? आज उनको अरेस्ट किया गया, पता नहीं कौन सी दुश्मनी हमारे मुख्यमंत्री जी या पुलिस के अधिकारी निकारे, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उनके अरेस्ट का मैं खंडन करता हूं और यह सरासर गलत है। आंध्र प्रदेश में प्रमुख विरोधी दल वाईएसआर कांग्रेस ने अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी ने कहा, हादसे में महिला की मौत दुखद है, लेकिन इसके लिए अल्लू अर्जुन को अरेस्ट करना उतना ही गलत है। जगन रेड्डी की पार्टी की प्रवक्ता ने इस तरह के हादसों में गिरफ्तारी को लेकर कहा, अगर ऐसे अरेस्ट होने लगी तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को भी जेल में होना चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम में भी भगदड़ से मौतें हुई थी। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी दुखद है। वो थिएटर में देखने गए थे कि फिल्म को लेकर दर्शकों का रिस्पांस कैसा है। ये सरकार की गलती है कि जब अल्लू अर्जुन वहां गए हैं तो उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। अल्लू अर्जुन ने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर गिरफ्तारी का पैमाना ये है तो चंद्रबाबू नायडू के बारे में क्या कहें? राजमुंदरी पुष्करम और कंदूरकुर की घटनाओं के लिए चंद्रबाबू को कितनी बार गिरफ्तार किया जाना चाहिए? चंद्रबाबू आंध्र प्रदेश में हैं और तेलंगाना में जो सीएम हैं वो उनके ही अनुयायी हैं। अब वाईएस जगन रेड्डी अल्लू अर्जुन के बहाने चंद्रबाबू नायडू से हिसाब चुकाने में लगे हैं। अल्लू अर्जुन को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। उनके फैन चंचलगुड़ा जेल के बाहर अपने फेवरेट सुपरस्टार की रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। भारी भीड़ वहां पर है। अल्लू अर्जुन किसी भी वक्त रिहा होकर जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि उनकी गिरफ्तारी को लेकर आज दिन भर हैदराबाद में हंगामा होता रहा, लेकिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस मामले में कुछ नहीं बोले। रेवंत रेड्डी आज दिल्ली में हैं। अब से थोड़ी देर पहले रेवंत रेड्डी से अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को लेकर रिएक्शन मांगा गया, लेकिन वो बिना कुछ बोले चुपचाप निकल गए। ऑन अरेस्ट ऑफ अल्लू अर्जुन सर सिंगल स्टेटमेंट सर ऑन अरेस्ट ऑफ अल्लू अर्जुन सर सिंगल। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया, वो शॉकिंग है। पुष्पा 2 के हीरो पर जिस तरह से गैर जमानती धाराएं लगाई गई, वो और भी हैरान करने वाला है। अल्लू अर्जुन को जेल भेजने में जिस तरह की तेजी दिखाई गई, वो शक पैदा करती है। ऐसा लगा जैसे किसी सुपर पावर की सुपरस्टार से पर्सनल राइवलरी हो। यह सही है कि जिस थिएटर में पुष्पा 2 दिखाई जा रही थी, वहां एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ, बहुत अनफॉर्चुनेट था, लेकिन पुलिस तो ऐसे दिखा रही है जैसे अल्लू अर्जुन उस थिएटर की सिक्योरिटी के इंचार्ज थे। अल्लू अर्जुन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, सुपरस्टार हैं। उन्होंने पुलिस से एडवांस में परमिशन ले ली थी, रिटर्न परमिशन थी, फिर उनके साथ ये क्यों हुआ? ये सवाल गंभीर है। क्या अल्लू अर्जुन का कसूर यह है कि उनकी फिल्म अब तक की सबसे बड़ी हिट है? क्या उनकी गलती यह है कि पुष्पा 2 ने 1000 करोड़ का बिजनेस किया है? क्या अल्लू अर्जुन का गुनाह यह है कि जब वो थिएटर में दर्शकों का रिएक्शन देखने गए तो वहां जबरदस्त भीड़ थी, फैंस बेकाबू हो गए? क्या उनका गुनाह यह है कि अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी इस समय टॉप पर है? अगर हाईकोर्ट समय रहते एक्शन न लेता, जमानत न देता, अल्लू अर्जुन को बिना कसूर के जेल में रहना पड़ता, तो इसका पब्लिक पर रिएक्शन हो सकता था। अगर उनके फैंस सड़कों पर उतर आते, कानून व्यवस्था बिगड़ जाती, तो कौन जिम्मेदार होता? इसके लिए किसे जेल भेजा जाता? नॉर्मली पॉपुलर पब्लिक फिगर्स के मामले में कोई भी सरकार, कोई भी पुलिस सोच समझकर फैसला करती है, लेकिन अल्लू अर्जुन के मामले में जानबूझकर ऐसा क्यों किया गया, ये एक रहस्य है जिसका सच सामने आना बाकी है।
आज पटना में बीपीएससी के एग्जाम में भी जमकर हंगामा हुआ। पटना के बापू परीक्षा सभागार में इम्तिहान देने आए कुछ छात्रों ने क्वेश्चन पेपर न मिलने का आरोप लगाकर शोर मचाना शुरू कर दिया। पहले इन छात्रों ने एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर हंगामा किया, नारेबाजी की। दूसरे कमरों में एग्जाम दे रहे स्टूडेंट्स को भी पेपर सॉल्व करने से रोकने की कोशिश की। उनसे कहा कि पेपर लीक हो गया है। जैसे यह बात फैली तो एग्जाम सेंटर के दूसरे रूम में बैठे स्टूडेंट भी बाहर आ गए। प्रोटेस्ट शुरू हो गया। इसके बाद तो पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। लाठी चार्ज करके विरोध कर रहे लोगों को हटाया गया। बात उस वक्त और बढ़ गई जब हंगामे की खबर सुनकर पटना के बड़े अफसर मौके पर पहुंच गए। पटना के डीएम ने प्रदर्शन करने वालों को समझाने की कोशिश की। उसी वक्त एक स्टूडेंट ने डीएम साहब की बात काटने की कोशिश की। डीएम साहब भड़क गए। उन्होंने उस छात्र को जोरदार थप्पड़ मार दिया। इसके बाद तो हंगामा और बढ़ गया, लेकिन पुलिस ने हल्की फोर्स का इस्तेमाल करके मामले को शांत करा दिया। पता ही चला कि बिहार में बीपीएससी की 2035 पोस्ट्स के लिए एग्जाम था। पूरे बिहार में 912 सेंटर्स पर परीक्षा हुई। 3,25,000 छात्र एग्जाम में अपेयर हुए। पटना में भी 60,000 से ज्यादा सेंटर्स बनाए गए थे। जिस बापू सभागार में हंगामा हुआ वहां 12,000 स्टूडेंट्स परीक्षा दे रहे थे। डीएम चंद्रशेखर ने बताया जब पेपर शुरू हुआ तो एक कमरे में 273 स्टूडेंट थे, लेकिन पेपर के बॉक्स में एग्जामिनेशन पेपर के 192 सेट ही निकले। इससे पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने में देरी हुई। बाकी बचे स्टूडेंट्स को दूसरे कमरों से पेपर लाकर दिया गया तो कुछ छात्रों ने इसका विरोध किया। इस बात पर आपत्ति जताई कि पेपर के सेट सीलबंद बॉक्स में क्यों नहीं है। इसके बाद पेपर लीक होने की अफवाह फैला दी गई और हंगामा शुरू हो गया। 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था एक बॉक्स में एक परीक्षा कक्ष के लिए, लेकिन जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया बॉक्स में वो 192 था एक बॉक्स में 192। इसलिए एक हाल में खोलने के बाद दूसरे हाल से भी लेना पड़ा। उस पर कुछ बच्चों ने आपत्ति किया। उनको सेंटर सुपरिंटेंडेंट ने समझाने का प्रयास किया। लगभग 10 से 15 मिनट डिले हुआ। सेंटर सुपरिंटेंडेंट ने समझाने की कोशिश किया कि अगर अतिरिक्त समय लगता है तो अतिरिक्त समय और दिया जाएगा, लेकिन लगभग 100 से 150 बच्चे जो है हंगामा करते हुए बाहर निकल आए और परीक्षा का बहिष्कार किए। बाकी बच्चों ने परीक्षा दिया है। मुख्य रूप से यही था कि खुला हुआ बॉक्स क्यों दूसरे हाल में आया है। एग्जामिनेशन सेंटर में लापरवाही हुई, ये बात तो पटना के डीएम भी मान रहे हैं, लेकिन उनका दावा है कि सब कुछ संभाल लिया गया था। पेपर बांटने में कुछ मिनटों की देरी हुई, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देने का अनाउंसमेंट कर दिया गया था। लेकिन एग्जाम देने आए स्टूडेंट्स का कहना है कि 12 बजे इम्तिहान शुरू हुआ, लेकिन किसी रूम में 1 बजे तक पेपर नहीं आया। किसी कमरे में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को पेपर दिया गया तो कहीं पर परीक्षा का वक्त खत्म होने तक पेपर नहीं मिला। जिन स्टूडेंट्स को पेपर मिल गया वो भी हंगामे की वजह से पेपर सॉल्व नहीं कर पाए। इसलिए हुआ सर क्योंकि 12 बजे पेपर मिलना था। हम लोग को आखिर में बोले आपको 10 मिनट पेपर लेट मिलेगा। हम लोगों ने पेशेंस रखा, कोई बात नहीं 10 मिनट बाद पेपर मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी हम लोग को 12:30 तक पेपर नहीं मिला। मुझे अभी तक पेपर नहीं मिला है। मेरे रूम में 12:10 में क्वेश्चन आया, तो मेरे रूम में 227 सीट है, तो आधे बच्चों को क्वेश्चन मिला, उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो गया। 12:15 पे हमारे डेस्क पे आके पेपर रखा गया, तो भी हमने क्वेश्चन किया कि सर क्यों हमें दिया नहीं जा रहा है, हमारा टाइम आउट हो रहा है। आधे बच्चों को पेपर बटा, फिर वहाँ पे पेपर खत्म हो गया। ठीक है, फिर हम कहे कि सर हमारा तो कह रहे पेपर आ रहा है, आप वेट करिए। 1 बजे तक पेपर नहीं मिला हमें। 12:30 बजे क्वेश्चन आया सर सील भी नहीं खुला, हम लोग को मिला ही नहीं। 12:30 बजे तक हम लोग को बोला कि पहले 12:20 में क्वेश्चन देंगे, उसके बाद आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा समय देंगे। हम लोग 12:20 12:30 तक सब इंतजार की, सारे बच्चे वहीं थे। ठीक है, 1 बजे के बाद उसको वो लोग क्या कहता है, अब आप लोग बाहर जाइए, आप लोग का फैसला बाहर होगा। मैनेजमेंट के लोग ही कंफ्यूज थे। हमारे हॉल नंबर 3 में उनको पता ही नहीं है कि 273 बच्चे हैं तो कितना पेपर देना पड़ेगा, वो भी कंफ्यूजन है। एक पेटी लेके आए, बंटवा दिए, अभी ढूंढ रहे हैं कि और कितना लगेगा। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग टाइम हो गया 12:30। हमारे फ्लोर में पेपर नहीं आया है और सेकंड फ्लोर में पेपर हो रहा था ऑलरेडी। फिर हमने देखा क्या हो रहा है, बच्चे क्यों बाहर आ गए। फिर हमने विंडो से देखा तो बच्चे पेपर शो कर रहे थे अपना, तो हमने फिर भी हम थोड़ा वेट किए। फिर 1 बजे के बाद हम नीचे आए।
स्टूडेंट्स की बात बिल्कुल सही है कि वहां कंफ्यूजन था, और कंफ्यूजन किस कदर था ये आपको इन्विजिलेटर्स की बात सुनकर अंदाजा लगेगा। सब अलग अलग कहानी बता रहे हैं। किसी ने कहा इन्विजिलेटर्स कम पड़ गए थे इसलिए पेपर नहीं बंट पाया, किसने कहा पेपर ही कम आए थे, तो कोई इन्विजिलेटर बोला कि जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं थी उन्होंने दूसरों को डिस्टर्ब किया इसलिए हंगामा हुआ। ग्राउंड फ्लोर रूम नंबर 1 में मेरा था ड्यूटी। वहाँ पर एग्ज़ाम चल रही थी, 1 घंटा एग्ज़ाम बहुत बढ़िया चली। उसके बाद फिर बच्चे आए कि हल्ला करते हुए हम लोग गेट बंद कर दिए। फिर ढकाने लगे कि पेपर लीक, बाहर चिल्ला रहे थे कि पेपर लीक हो गया, कोई मत परीक्षा दो, कोई मत परीक्षा दो। फिर इतना जोर जोर से धक्का देने लगे कि फिर मैंने जो सीट की नीचे से खुल गया अपने और घुस गए और सब डिस्टर्ब करने लगे बच्चों के। तो हाँ लेट हुआ कुछ क्वेश्चन बंटने में ना, 12 बज गए ना। 12 बजे से परीक्षा थी, कितने बजे प्रश्न पत्र मिला? 11:15 में मिला, लेकिन इन्विजिलेटर की कमी हो गई। इन्विजिलेटर जो 10-8 थे ना वो 4-5 रह गए। सर जिनको एग्जाम देने का मन नहीं था ना वो प्रश्न पेपर का ना बहाना बना रहे हैं। 1 घंटा तक सही से चला सर, फिर 1 घंटा के बाद ऊपर वाला जो फ्लोर का था वो आकर के नीचे तोड़ता करने लगा, उसके बाद है जो गड़बड़ हुआ। देर से मिलने के कारण सब लोग पैनिक हो गए और एग्जाम बस 5 मिनट और वेट कर लेते, 5 से 10 मिनट तो सभी लोग का एग्जाम हो जाता। शाम को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सफाई दी गई। आयोग के चेयरमैन परमार रवि मनुभाई ने कहा पेपर लीक नहीं हुआ है। बापू सभागार के सेंटर पर कुछ विद्यार्थियों ने जानबूझकर पेपर लीक की अफवाह फैलाई, इसके बाद हंगामा हुआ। आयोग के चेयरमैन ने कहा कि बापू सभागार के सेंटर पर 12,000 में से 5,500 स्टूडेंट्स ने एग्जाम कंप्लीट किया। जिन लोगों ने इम्तिहान नहीं दिया उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। कोई भी आदमी आप में से बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको फाड़ के दिखा दे मुझे, कैसे क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? किसने कहा क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? और अगर लीक हुआ तो ये देख के बता दीजिए मुझे। इससे ज्यादा सुरक्षा में कहीं क्वेश्चन पेपर नहीं आते हैं। इस बात की अगर किसी ने भ्रांति फैलाई है तो इस पर कार्रवाई होगी। आयोग की परीक्षा को बाधित किया है। हमारे पास सबके सीसीटीवी फुटेज है। बापू परिसर में हर एक रूम में 4-4 सीसीटीवी लगे थे। वो सीसीटीवी को खंगाला जाएगा और जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है और प्री डिटरमाइंड वे में जिन्होंने कोशिश की है उसके खिलाफ पुलिस जांच करेगी। अगर कोई षड्यंत्र पाया गया तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने आपको सारे पक्षों की बात सुनवाई है। सबकी बातों से यह तो क्लियर है कि कम से कम पेपर लीक नहीं हुआ था, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रशासन और सेंटर इंचार्ज की लापरवाही के कारण स्टूडेंट्स को वक्त पर क्वेश्चन पेपर नहीं मिले, इसलिए इतना हंगामा हुआ। पहले बीपीएससी ने अचानक नियमों में बदलाव किया, उसके कारण पटना में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, लाठीचार्ज हुआ। आखिरकार बीपीएससी को स्टूडेंट्स की बात माननी पड़ी। अब एग्जाम हुआ तो सेंटर से इन्विजिलेटर्स की कमी हो गई। रूम में जितने स्टूडेंट्स थे उससे कम क्वेश्चन पेपर भेजे गए। अब इसके लिए छात्रों को तो जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। डीएम और दूसरे अफसर तो हंगामे का दोष छात्रों के सिर पर मढ़कर घर जाकर सो जाएंगे, लेकिन उन छात्रों का क्या होगा जिन्होंने साल भर तैयारी की थी और आज एग्जाम नहीं दे पाए? इसका जवाब तो सरकार को देना होगा और उन अफसरों के खिलाफ एक्शन भी लेना होगा जिनकी लापरवाही के कारण छात्रों का भविष्य दांव पर लगा। अब सियासत की खबरों की बात करते हैं। आज लोकसभा में संविधान पर चर्चा शुरू हुई। पूरे दिन शांति से डिस्कशन चला, लेकिन राज्यसभा में आज भी कोई काम नहीं हो पाया। सत्ता पक्ष में राज्यसभा के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर संविधान का, संवैधानिक परंपराओं का और सभापति के आसन का अपमान करने के आरोप लगाए। विपक्ष ने भी नारेबाजी की। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के साथ विपक्ष के नेताओं की तीखी बहस हुई। बाद में उपराष्ट्रपति ने कहा विपक्ष के नेता उन्हें अपमानित करके उन पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न वो झुकेंगे न डरेंगे। असल में आज जैसे ही राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने बीजेपी के सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल को बोलने की परमिशन दे दी। बात पॉइंट ऑफ ऑर्डर की थी, लेकिन इसके बजाय राधा मोहन दास अग्रवाल ने
सभापति के खिलाफ विपक्ष के नो कॉन्फिडेंस मोशन पर भाषण शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता सभापति के खिलाफ सदन के बाहर अपमानजनक बातें कर रहे हैं, ये नियमों के खिलाफ है, इस तरह के नेताओं के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसके बाद चेयरमैन ने बीजेपी के सांसद सुरेंद्र नागर, नीरज शेखर और किरण चौधरी को भी मौका दे दिया। इससे विपक्ष के नेता और नाराज हो गए, हंगामा और बढ़ गया। तो चेयरमैन ने कांग्रेस के प्रमोद तिवारी को बोलने का मौका दिया, लेकिन उनका माइक 50 सेकंड के बाद बंद कर दिया गया। इस पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हो गए। फिर सभापति के साथ खड़गे की तीखी नोकझोंक हुई। साइड के मेंबर्स को आज एनकरेज कर रहे हैं और पार्टियों के खिलाफ बात करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं के अलावा टीएमसी ने डेरेक ओब्रायन, डीएमके के तिरुचि सिल्वा और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी चेयर से इस बात पर एतराज जताया कि वो बीजेपी के सांसदों को लगातार बोलने का मौका दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा, न उनके चेहरे टीवी पर दिखाए जा रहे हैं। क्योंकि विपक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया तो जगदीप धनखड़ और भड़क गए। उन्होंने कहा कि विरोधी दलों के नेता मिलकर उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा नियमों के तहत ही होगी। उससे पहले उनके खिलाफ कैंपेन चलाना ठीक नहीं है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि वो किसान के बेटे हैं, जमीन से जुड़े हैं, प्रेशर में आने वाले नहीं हैं, किसी कीमत पर न डरेंगे और खुलकर जवाब देंगे। हमें गर्व है कि हमारा नेता विरोधी दल पूरे दिन 24 घंटे आपका यही काम है और मानकर चलिए किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे, 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। मेहरबानी कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कुछ सोचिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा वो इस सदन में चेयरमैन की तारीफ में कसीदे पढ़ने नहीं आए हैं। सदन देश के मुद्दों पर चर्चा के लिए है। खड़गे ने सवाल उठाया कि आखिर चेयरमैन सत्ता पक्ष के सांसदों को लगातार उन पर इल्जाम लगाने की परमिशन कैसे दे रहे हैं। चेयरमैन पर भड़कते हुए खड़गे ने कहा अगर उनका सम्मान नहीं होगा तो वो भी चेयर का सम्मान नहीं करेंगे। उधर साइड में सबको बोलने दे रहे हैं, सबके लिए एनकरेज कर रहे हैं और हमारे पार्टी के नेताओं का इंसल्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को इंसल्ट कर रहे हैं। और अरे ये क्या है? आप अगर आप ये करना चाहते हैं, इस ढंग से अगर चलाना चाहते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपने, मैं कहूँगा आप पर्पजली उनको ये एनकरेज कर रहे हैं। मैं तो बताओ, उनको बताओ, मेरी बात बोलता हूँ। क्यों माननीय सदस्य आपके तारीफ सुनने के लिए हम नहीं आए साहब। राज्यसभा में पिछले 2 हफ्तों से जो हो रहा है वो वाकई में संवैधानिक मर्यादा और लोकतांत्रिक परंपराओं के लिहाज से दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। इसके लिए सभापति और विपक्ष दोनों जिम्मेदार हैं। विपक्ष की तरफ से जिस तरह सभापति पर लगातार हमला किया जा रहा है, जिस तरह चेयर को अपमानित करने की कोशिश की गई है, जगदीप धनखड़ के खिलाफ जिस तरह के बयान दिए गए हैं वो ठीक नहीं है। इसके बाद जिस तरह से सत्ता पक्ष के सांसद भी हंगामा करते हैं, फिर सभापति की तरफ से सत्ता पक्ष के सांसदों को बोलने का लगातार मौका दिया जाता है, विपक्ष के सांसदों का माइक बंद किया जाता है, कैमरे पर विपक्ष के नेताओं को दिखाया नहीं जाता, यह भी ऑपोजिशन को चिढ़ाने जैसा है। कुल मिलाकर आग लगी हो
और आसपास खड़े लोग उसके अंदर घी डालने का काम करें तो आग बुझेगी कैसे? राज्यसभा में यही हो रहा है और दुख की बात है कि यह सब तब हो रहा है जब सारे लोग संविधान की मोटी मोटी कस्में खा रहे हैं और जब संविधान पर चर्चा होगी तो सारे दलों के नेता खुद को संविधान का सबसे बड़ा रक्षक और दूसरों को संविधान का सबसे बड़ा दुश्मन बताएंगे। सोमवार को राज्यसभा में ये होगा, आज लोकसभा में हुआ, क्योंकि आज लोकसभा में संविधान पर 2 दिन की बहस शुरू हुई। लोकसभा में संविधान पर चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। कांग्रेस की तरफ से पहली स्पीकर प्रियंका गांधी थी। क्योंकि प्रियंका गांधी की लोकसभा में पहली स्पीच थी, इसलिए उनके भाषण में ज्यादा टोका टाकी नहीं हुई। प्रियंका ने भी सरकार पर जमकर हमले किए, राजनाथ सिंह के आरोपों पर तीखे जवाब दिए, क्योंकि राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के राज में क्या क्या हुआ, संविधान की कैसे धज्जियां उड़ाई गई, वो सारे किस्से गिनवा दिए। राजनाथ सिंह ने कहा, संविधान में कांग्रेस की कभी आस्था नहीं रही। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, न्यायपालिका को कांग्रेस ने बंधक बनाया, जिन जजों ने कांग्रेस का हुक्म नहीं माना उन्हें इसकी सजा दी गई, चुनी हुई सरकारों को कांग्रेस ने गिराया, अपनी सरकार को बचाने के लिए सांसद कांग्रेस ने खरीदे। राजनाथ सिंह ने कहा, जो आज संविधान की कॉपी जेब में लेकर घूम रहे हैं उन्हें इसकी ट्रेनिंग परिवार से विरासत में मिली है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा संविधान को जेब में ही रखा है। और मुझे हैरानी होती है कि आज इस कृत्य को अंजाम देने वाली पार्टी संविधान के संरक्षण की बात करती है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के मित्रों ने अनेक मौके पर संविधान और संवैधानिक भावनाओं का निरादर किया है। उन्हें कभी भी संस्थानों यानी इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी हजम नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने हमेशा एक कमिटेड जुडिशरी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड इंस्टीट्यूशन बनाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान को राजनीतिक हित साधने का एक माध्यम बनाया और उसकी मूल भावना को तहस नहस करने का कांग्रेस ने काम किया है। अध्यक्ष महोदय, उनके मुंह से संविधान की रक्षा जैसी बातें मैं समझता हूं शोभा नहीं देती। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे देखा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। राजनाथ सिंह का भाषण प्रभावशाली था। उन्होंने फैक्ट्स और फिगर्स सामने रखे, कांग्रेस का पूरा इतिहास खोलकर रख दिया। कांग्रेस ने संविधान का कब का वायलेशन किया उसकी पूरी जन्मपत्री सामने रख दी। इसके बाद प्रियंका गांधी की बारी आई। प्रियंका का पहला भाषण था, लेकिन अच्छा था। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी संविधान की कसम खाकर ही संविधान की हत्या करती है। 10 साल में बीजेपी ने सभी संवैधानिक संस्थाओं को खोखला कर दिया है। चुनाव की निष्पक्षता पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। प्रियंका ने कहा, देश में डर का माहौल बनाया जा रहा है, विरोधियों को परेशान किया जा रहा है। और इसके बाद प्रियंका राहुल के फेवरेट सब्जेक्ट पर बात करने के लिए सामने आई। प्रियंका ने कहा, सरकार देश की सारी संपत्ति एक शख्स को देने में जुटी है। जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। अध्यक्ष महोदय जी, अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए। अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए हैं। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके
एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदाने, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। जनता के मन में हमेशा ये विश्वास होता था कि अगर कुछ नहीं है तो संविधान हमारी सुरक्षा करेगा, मगर आज आम लोगों के बीच ये धारणा बनती चली जा रही है कि सरकार सिर्फ अडानी जी के मुनाफे के लिए चल रही है। अडानी पर अटैक करते करते प्रियंका ने गलती कर दी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सरकार पर ही हमला कर दिया, हिमाचल प्रदेश के किसानों की बदहाली का उदाहरण दे दिया। फिर बीजेपी के नेताओं ने याद दिलाया कि हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी ने इसे इशू बनाया। अब से थोड़ी देर पहले प्रियंका ने सफाई दी है। प्रियंका ने कहा उन्होंने संसद में हिमाचल प्रदेश की बात की तो बीजेपी के लोग तिलमिला उठे, लेकिन सच यही है कि आज सेब की खेती, सेब के कोल्ड स्टोरेज, सेब का बाजार, सेब के गोडाउन और सेब के दाम सब अडानी के हवाले हैं। सब कुछ वही तय कर रहे हैं और सेब के किसान रो रहे हैं। असल में आज लोकसभा में सबकी नजरें प्रियंका गांधी पर थी। उनकी पहली स्पीच थी, उनका पूरा परिवार दर्शक दीर्घा में मौजूद था और मानना पड़ेगा कि प्रियंका ने अपना आज का इम्तिहान अच्छे नंबरों में पास किया। अपने भाई की तरह कोई ड्रामा नहीं किया, बहुत सारे रेलेवेंट पॉइंट्स उठाए, कई चुभने वाली बातें कही, एक दो जगह स्लिप ऑफ टंग भी हुआ। उनकी बातों से, तर्कों से असहमति हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के विरोधी भी मान रहे हैं कि प्रियंका गांधी कम से कम राहुल से तो बेहतर बोली। कांग्रेस को वैसे भी लोकसभा में कुछ अच्छे बोलने वालों की जरूरत है, लेकिन प्रियंका का अंदाज लोगों को पसंद आया और अब कल राहुल गांधी जब लोकसभा में बोलेंगे तो उनके भाषण की तुलना प्रियंका की स्पीच से की जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आपकी अदालत में इस बार मेरे मेहमान हैं इस्कॉन के सन्यासी गौर गोपाल दास। लाइफ कोच के तौर पर फेमस गोपाल दास विश्वविद्यालयों में, बिजनेस हाउसेज में लोगों को जीवन को बेहतर बनाने के तरीके बताते हैं। इनके भाषणों की पूरी दुनिया में डिमांड है। गौर गोपाल दास से मैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा। उन्होंने पहली बार इस बात के लिए माफी मांगी कि उन्होंने अपने पिता को बहुत दुख दिया, चाहकर भी अपने पिता को सॉरी नहीं कह पाए, और जब पिता ने दम तोड़ दिया तो लाइफ कोच और गुरु गौर गोपाल दास बहुत पछताए। प्लीज वेलकम गौर गोपाल दास। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान है। आपके पेरेंट्स तो नहीं चाहते थे आप सन्यासी बने, क्या बीती होगी उनके दिल पे? ये वाला इल्जाम दुखते रख पे हाथ रखने वाला इल्जाम है जी। कुछ लोगों ने सपनों के लिए अपनों का त्याग कर दिया और कुछ लोगों ने अपनों के लिए सपनों का त्याग कर दिया। और अपनी ईगो के चक्कर में बरसों तक अपने पिताजी से नहीं मिले। मेरी माँ ने मुझे 1:30 बजे सवेरे फोन किया और माँ रो रही थी खूब। मेरे पिताजी का जो बॉडी थी वो सामने पड़ी थी। मैंने चरणों में सर रखा और कहा पापा सॉरी। मोटिवेशनल स्पीकर और स्पिरिचुअल गुरु गौर गोपाल दास आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। भारत सरकार ने आज एक बार फिर बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर चिंता जताई। लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हालात पर सरकार से सवाल पूछा। इसके जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत सरकार ने बांग्लादेशी हुकूमत से इस इशू पर बात की है और हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोकने और कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा है। बांग्लादेश सर, जहां तक बांग्लादेश की बात है तो हमारे बीच विकास परियोजनाओं का अच्छा इतिहास रहा है। जब हम नेबरहुड फर्स्ट की बात करते हैं तो पाकिस्तान और चीन को छोड़कर सारे पड़ोसी देशों के साथ हम विकास परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। बांग्लादेश भी इसमें शामिल है और निश्चित रूप से हमारी उम्मीद यही है कि वहां की नई सरकार के साथ हम आपसी सहयोग और फायदे के रिश्ते की बातें आगे बढ़ाएंगे।
जहां तक वहां के अल्पसंख्यकों की बात है तो निश्चित रूप से वहां अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं। हमने इस घटनाओं पर बांग्लादेश की सरकार का ध्यान दिलाया है और अपनी चिंता उनसे साझा की है। हाल ही में विदेश सचिव ढाका गए थे, वहां बातचीत में ये मुद्दा भी उठाया कि बांग्लादेश के लिए भी फायदेमंद होगा कि वो अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों की हिफाजत के लिए जरूरी कदम उठाए। बांग्लादेश में इस्कॉन पर हो रहे हमलों के बारे में आज मैंने इस्कॉन के सबसे फेमस सन्यासी, सोशल मीडिया के रॉक स्टार गौर गोपाल दास से बात की। गौर गोपाल दास ने पहली बार बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर कमेंट किया। असल में गौर गोपाल दास इस बार आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं। मैंने उनसे पूछा, आप बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर खामोश क्यों हैं? गौर गोपाल दास ने जो कहा उसकी एक झलक आपको दिखा देता हूं। कॉन्फ्लिक्ट कहा नहीं है जी, छोटे से छोटे घर से लेके देशों तक झगड़े चल रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, कौन सही है और कौन गलत है इसके चक्कर में पड़ने से ज्यादा क्या सही है और क्या गलत है वो देखना ज्यादा जरूरी है। हम कौन के चक्कर में पड़ जाते हैं और क्या को भूल जाते हैं। अन्याय जहां पर भी हो, अन्याय के खिलाफ आवाज तो उठानी चाहिए। डोंट टॉक अबाउट हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, टॉक अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इज वायलेंस राइट? इज किलिंग राइट? इज टेकिंग अवे पीपल्स राइट्स राइट? नो। तो मैं क्यों बोलूं कौन सही है कौन गलत है? सारा विश्व नहीं देखेगा कौन सही है और कौन गलत है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, डोंट गो बाय हु, गो बाय व्हाट। और जब वो अन्याय हो रहा है ना, उस पर आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने हमेशा कहा है, द वर्ल्ड डजंट सफर बिकॉज ऑफ द वायलेंस ऑफ बैड पीपल। The world doesn't suffer as much because of the violence of bad people. The world suffers because of the silence of good people. Right? इसीलिए good people don't remain silent. And doesn't remaining silent means supporting the right cause and fighting for justice for wherever there is injustice that is going on, wherever it is. गौर गोपाल दास की बात सही है कि अच्छे लोगों को, समझदार लोगों को बांग्लादेश की घटनाओं पर चुप नहीं रहना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए। गौर गोपाल दास की खासियत यह कि वो हंसते हंसाते बहुत काम की बातें कह देते हैं। उनका ये अंदाज नौजवानों को आजकल बहुत पसंद आता है। आपकी अदालत में मैंने गौर गोपाल दास से पूछा, क्या उन्होंने कभी मोहब्बत की? वो लव गुरु कैसे बन गए? दूल्हा नहीं बने, घोड़ी नहीं चढ़े, शादी नहीं की, पर पति पत्नी के संबंधों के एक्सपर्ट कैसे बन गए? ये इंटरेस्टिंग मुकदमा आप देख पाएंगे कल रात 10 बजे। प्लीज वेलकम गौर गोपाल दास। आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? कभी ऐसा हुआ कि किसी को देखकर आपको लगा कि दिल में बजी घंटियां टन टन टन? हमको कभी किसी ने आपसे आके कहा, चल सन्यासी मंदिर में? मोटिवेशनल स्पीकर और स्पिरिचुअल गुरु गौर गोपाल दास आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। चलते चलते आपको आपके अदालत के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं। जैसे मैंने आपको बताया, इस बार मेरे मेहमान हैं इस्कॉन के वर्ल्ड फेमस सन्यासी गौर गोपाल दास। गौर गोपाल दास की एक और खासियत यह है कि वो सोशल मीडिया पर सुपरहिट हैं। उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। उनकी रील्स को हर रोज लाखों लोग देखते हैं। आपकी अदालत में एक नौजवान ने गौर गोपाल दास से पूछा, सोशल मीडिया पर उनकी सफलता का राज क्या है? दर्शक ने कहा, हम तो रील बनाते बनाते थक जाते हैं पर हमें इतने व्यूज नहीं मिलते। इस पर गौर गोपाल दास ने बताया, रील्स हिट कैसे होती हैं, सोशल मीडिया पर सफलता पाने का तरीका क्या है। गौर गोपाल दास ने जो सीक्रेट बताए उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको अभी दिखा देता हूं। नंबर्स के पीछे मत भागिए। सारी सोशल मीडिया की दुनिया ने ना हमको बस नंबर्स के पीछे भागने के लिए मजबूर कर दिया है। आप इम्पैक्ट के पीछे भागिए। इम्पैक्ट होगा तो नंबर आएंगे।
नहीं भी आए तो किसी का दिल छुआ है जी आपने, किसी की जिंदगी बदल डाली। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट है एग्जाम्पल, और किसी को बहुत तकलीफ हो रही है अपने लुक से और किसी को कहीं जाना है, आपके एक रील ने उनको एक टिप दे दिया और उनका सिलेक्शन हो गया ना, आपने किसी की जिंदगी बदल दी उस ऑडिशन में। गौर गोपाल दास से मैंने पूछा, रील्स बनाने के चक्कर में जो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं उन्हें वो क्या समझाएंगे। मैंने कहा कि रील बनाते बनाते कोई पहाड़ से गिर जाता है, कोई पानी में डूब जाता है, अपनी रील को हिट कराने के चक्कर में कोई गड्ढे में गिर जाता है, कोई सड़क पर एक्सीडेंट कर बैठता है, और यह बहुत दुखद है। ऐसे लोगों को वो क्या ज्ञान दे सकते हैं। गौर गोपाल दास ने जो समझाया वो बहुत काम की बात है। ये डिटेल में आप देख पाएंगे कल रात 10 बजे आपकी अदालत में। अब आपसे अच्छे तो बाबा बागेश्वर हैं। हाँ जी। भगवा भी नहीं पहना और पर्ची निकाल के करोड़ों लोग फॉलोअर बना लिए। आप रील्स बनाते रह गए जी। समाज में अलग अलग प्रकार के फल है और हर एक फल का यूएसपी अलग होता है। कोई रील बनाता है, कोई पर्ची निकालता है, कोई भाषण देता है, कोई गाना करता है, कोई मुकदमा चलाता है ना। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या पढ़ने गए थे आप? हाय हाय हाय, मुकदमा तो बड़ा जोरदार चल रहा है जी। एक रजत जी के रिसर्च के लिए जोरदार तालियां जी।